ऐ खुदा मुझे ऐसी कुव्वत दे कि मैं दूसरों की भलाई कर सकूं। आप इस देख साल रहे हैं कलमकार That is a very strong जी, खवातीन message. हजरात, फिलोजिस्ट हैं, पोएट हैं, मुसन्निफा हैं, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी और तीनों चारों ज़बानों में लिखती हैं और जब कलम उठाती हैं तो फिर लिखती रहती हैं। इनके बारे में ये है कि इनको खुदा ने, ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है, कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म की खुशकिस्मती है कि आज वो हमारे साथ हैं और अपने सारे तजर्बात और शायरी क्या होती है, शायरी के हवाले से, अपनी किताबों के तसारीफ के हवाले से भी बताएंगी, क्योंकि कलमकार इंटरनेशनल का मकसद यही है कि जितने मुसन्निफीन हैं, कलमकार हैं, उनको बुलाया जाए, उनको इनवाइट किया जाए और उनके तजर्बात से फैज़याब हुआ जाए। और जो सुनने वाले हैं, जो नौजवान लोग हैं, नौजवान शोरा हजरात हैं, शायरात हैं, दूसरे मुसन्निफीन हैं, तो डेफिनेटली वो इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, उनसे वो सीखते हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका आने का। चूंकि ये मैं आपको बताता जाऊं कि कितना इनकी जो तारीफ है बहुत लंबा है, लेकिन मैं ये बताऊं कि मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में और बीएड में फर्स्ट डिवीजन है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से। इस तरह से उन्होंने उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर बहुत सी ज्यादा जो है वो इम्तियाजी इनकी हैसियत है तालीमी मैदान में भी और फिर तदरीसी मैदान में। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा काम है। मैं 13 साल मैंने पढ़ाया हाई स्कूल में। ये एक मुअल्लिमाना या मुअल्लिम का जो पेशा होता है, ये हमें से कहते हैं पैगम्बराना शोबा है। आप तालीम देते हैं, लोगों को फॉर्म करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। तो थैंक यू सो मच। आपका आना हमारे लिए वाकई बहुत बड़ा, मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है, इज्जत की बात है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा, कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट यू, और कि आप वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुई, कोई इब्तदाई तालीम के हवाले से कुछ हमारे नाजरीन को प्लीज जरूर बताइएगा। जी जरूर। नमस्कार, आदाब और तस्लीम। मैं गुरदीप गुल हिंदुस्तान से आप सबको आदाब पेश करती हूँ और मैं रहे नसीब के आपका कलमकार इंटरनेशनल ने मुझे यहाँ दावत दी और शिरकत करने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ और खुदा करे आपके कलमकार आकाश की बुलंदियों को छुएं। तो मैं इतना अपने दिलकश अंदाज में मेरा तारुफ कराया, इसकी तो मैं मुझसे भी नहीं हूँ। तो मैं अपने बारे में यही कहूंगी कि मैं तो सिर्फ जज्बात की तर्जुमानी करती हूँ, आप उसे शायरी कह देते हैं तो ठीक है। ये बहुत खूब। तो मेरा जन्म तो शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों में हुआ। शिमला तो आप जानते ही होंगे। जी बिल्कुल जी। समर कैपिटल था इंडिया का। तो उसमें मेरा जन्म हुआ और इब्तदाई 5 साल तो मैंने वहीं पे रही मैं। और उसके बाद मेरे अब्बा थे, वो रावलपिंडी से हिजरत करके आए थे 1947 में जी। तो शिमला में आके बसे थे। मेरे अम्मी अब्बा दोनों वो बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते थे। रावलपिंडी का ट्रेन जो था उनमें, और वो घर में भी उर्दू से गुफ्तगू करते थे। और मेरे अब्बा तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते थे जो उर्दू स्क्रिप्ट में था, तो वहीं से पाठ करते थे। वेरी गुड। तो वो उनके महारत थी उनको। पंजाबी में उन्होंने पंजाबी में किया और एमए पंजाबी की क्लासेस लेते रहे। और मेरी अम्मी भी बहुत उर्दू जानती थी, लिखना पढ़ना सब कुछ, और मेरे को कई बार बता भी देती थी कि ये लफ्ज ऐसा है। तो मैंने ऐसे तो तालीम उर्दू की नहीं ली, लेकिन मुझे जैसे मेरी नस नस में उर्दू बसी हुई थी। मुझे बहुत पसंद थी, बहुत ही लजीज ज़बान थी। और मेरे घर में कोई भी उर्दू नहीं बोलता, लेकिन मुझे उर्दू से बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। तो मेरी इब्तदाई तालीम तो चंडीगढ़ में ही शुरू की मैंने, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, 4-5 साल की, जब हम चंडीगढ़ आ गए। फिर वो मेरे पिताजी जो विधानसभा में काम करते थे और वो चंडीगढ़ में था, तो वहाँ आ गए। पहले शिमला में था
तो फिर यहीं पे मैंने अपनी स्कूलिंग और सारी मेरी तालीम यहाँ की है, स्कूल भी, कॉलेज भी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ से किया। तो जो मैंने जो भी महारत उर्दू की है, ये तो अल्लाह की देन है, मैं कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। तो मैं वैसे कविता भी लिखती हूँ, मुकालमे लिखती हूँ, आर्टिकल्स मेरे बहुत सारे न्यूज़पेपर में छपते हैं, इंग्लिश में लिखती हूँ साइकोलॉजी के हवाले से। तो नफ्सिया, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है, 35 साल मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है। बहुत अच्छा। तो शायरी और साइकोलॉजी का तो आप जानते हैं एकदम बहुत ही करीबी रिश्ता है, बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा तो साइकोलॉजी के बिना नहीं हो सकती। हाँ, बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है इसका। तो ये इसमें मुझे साइकोलॉजी जब मैं पढ़ती थी तो मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, किताबें पढ़ने का बचपन से ही। तुम्हारे घर में किताबें भी बहुत थी, क्योंकि मेरे पिताजी एमए पंजाबी की क्लासेस लेते थे इवनिंग टाइम में। मॉर्निंग में तो वो ऑफिस में थे और शाम को तो उस वक्त वो कोचिंग देते थे। तो वो सारी किताबें पंजाबी की, उर्दू की घर में पढ़ी थी। तो मैंने सारी पढ़ ली। जब मैं अबाउट 10 इयर्स की, मैंने मतलब नॉवल पढ़ लिए और कविताएं पढ़ ली जो पंजाबी के थे, धनी राम चातरिक और ये, उनको सबको पढ़ लिया मैंने। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कविता लिखूंगी या शायरी करूंगी, कुछ भी नहीं। तो मेरी इब्तदाई तालीम तो सब चंडीगढ़ में ही हुई है और शुरू से आखिर तक आज तक मैं यहीं पे हूँ। बहुत अच्छा। आपने चूंकि हमारा जो वो जितने भी दोस्त हमारे हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने कमेंट दीजिए, उनको शेयर कीजिए, दूसरे दोस्त ताकि देखें। ये जो जितने भी हमारे दोस्त हैं, शोरा हजरात हैं, बाज़ौक लोग हैं, वो डेफिनेटली इंस्पायर भी होते हैं। और खास तौर पर हमारे जो एक कुनबा है टीचर्स बरादरी का, एक बरादरी है, जहां भी रहते हो हम टीचर्स कहीं भी हैं, मैं यहाँ भी पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम वी हैव सेम सिमिलैरिटीज, लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। हमारे वो एक ही जैसे, किसी ने कहा था कि टीचर्स एंड प्रीचर्स आर मिजरेबल क्रीचर। वो मिजरेबल क्रीचर कैसी होते हैं, क्योंकि जो मुआशरा है वो हमें बड़ी क्रिटिकल देखता है कि हम अगर प्रीचर हैं तो हम सही हैं, वो लोग अपने को देखें या ना देखें, लेकिन वो हमें जो है वो फरिश्ते देखना चाहता है। उस साथी को भी, मौलमात को भी, मौलमों को भी अच्छा देखना चाहता है। उस साथी को बड़े नेक पाक और बिल्कुल सीधे साधे देखना चाहता है, क्योंकि उनसे वो ये तवक्को करता है कि अच्छी फॉर्मेशन करेंगी। हमारे वो अच्छे मेसन है वो तो वाकई। आपने ये भी मैंने देखा है आपके इसमें कि आपने 12 साल कथक डांस की ट्रेनिंग करवाई, ऐसे ही है? और उसके बाद 12 साल आपने वोकल म्यूजिक ट्रेनिंग करवाई है। आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं इन बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग ऑफ वोकल म्यूजिक पेपर प्रोफेशन में। तो ये भी आपने बड़ा काम किया है। और इसके अलावा जो है आपका और किताबें भी आपने 6 लिखी हैं। तो ये थोड़ा सा आपके कथक डांस के हवाले, 1-2 मिनट के हवाले से, ये क्या होता है, क्योंकि नाजरीन जो है वो देखना सुनना चाहते हैं। जी जरूर। हाँ, जो कथक नृत्य है, रक्स है, वो एक स्पेशल शैली है। इट्स अ टाइप ऑफ, टिपिकल टाइप ऑफ डांस कथक का। तो उसमें भी 2 हैं, एक लखनऊ घराने का कथक है और एक पटियाला घराने का। पटियाला और लखनऊ, हाँ जी जी, लखनऊ दोनों का फर्क है दोनों। तो मैंने लखनऊ घराने का कथक सीखा। वो भी बचपन में, हम यहाँ चंडीगढ़ में आए तो चंडीगढ़ बिल्कुल नया सा बना था, कुछ लोग थे भी नहीं। तो मेरे पिताजी को बहुत शौक था कि हम संगीत और नृत्य सीखें जरूर। तो हमारे घर पे एक उन्होंने मास्टर, मैं और मेरी बड़ी दीदी, हम मिलके वो कथक सीखते थे। तो फिर मैंने 6 साल की उम्र से कथक करना शुरू किया। उसके बाद वो एक हॉबी थी, मेरा प्रोफेशन नहीं था। स्कूल में भी कोई सब्जेक्ट नहीं था, बस शौक किया। तो करने में फिर मैंने वो जो एग्जाम्स होते हैं, वो हमारे टीचर कहते थे एग्जाम पास कर लो, तो वो करते करते मैंने 12 साल वो ट्रेनिंग ली। कॉलेज चली गई तब भी वो टीचर, बाय चांस कॉलेज में भी हमारे एक शोरबा खुल गया कथक का, तो उसमें वो हमें सिखाती थी। तो हम कथक मिलके करते थे। फिर उसके बाद फोक डांसेस, फिर वो मेरे को रक्स आता था
तो जो भी प्रोग्राम कॉलेज के होते थे उसमें कथक का रिसाइटल, मणिपुर रिसाइटल, कथकली, ये अलग अलग प्रकार है उसके कथक डांस के, और भी अलग अलग स्टेट्स के डांस, तो सब स्टेट के डांस किए, लेकिन ट्रेनिंग मैंने कथक डांस में की। इसमें हम ज्यादा भाव के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करते हैं, एक्सप्रेशन और द जेस्चर्स, फीचर्स, मुद्राएं बनाना, और ये वो इन चीजों पे फोकस करते हैं टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। आपने फिर ये जो है ना प्रोफेसर, आपने को 6 किताबें लिखी हैं, उनमें 2 पंजाबी की हैं और 3 आपकी वो स्क्रिप्ट की हैं, हिंदी स्क्रिप्ट में हैं। तो फिर आबशार है, और इन किताबों के हवाले से, क्योंकि किताब लिखना, वाकई एक किताब लिखना, तो 6 किताबें या 10 किताबें या 20 किताबें जब लिखते जाते हैं तो वो लिखते जाते हैं लोग, तो बहुत से ऐसे भी हैं महान लोग, लेकिन आप ये जो किताबें हैं, एक शायरी की तरफ, फिर उसके बाद इस तरफ, और साइकोलॉजी का डेफिनेटली, जैसे आपने अभी बताया, इसका बड़ा ताल्लुक होता है आपस के साथ, आपस में, क्योंकि साइकोलॉजी बेसिकली, अगर आप, मैं इसको मैं पढ़ता रहा हूँ, लॉजिक पढ़ता रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे जो नाज़रीन हैं या जो देख रहे होंगे या देखेंगे बाद में हमारे कलम का इंटरनेशनल पे चैनल पे, तो साइकोलॉजी की जरा थोड़ा सा अगर आप इसको डिफाइन कर दें कि व्हाट इज साइकोलॉजी। जी ओके, हाँ, साइकोलॉजी और जिसको आप बोलते हैं नफ्सियात, ये एक सोच, एक साइंस ऑफ सोल, इसको साइंस ऑफ सोल क्या कहा जाता था पहले, साइंस ऑफ सोल, यस। और इसको फिर हम साइंस ऑफ, हाँ, आजकल हम साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। हमारा जो साइकोलॉजिस्ट का काम ही है ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, तो हम 3 पहलुओं से उसको ऑब्जर्व करते हैं। एक तो वो क्या कर रहा है, दैट इज कोनेटिव, वो एक्टिंग, और सेकेंड उस पहलू के वो सोच क्या रहा है, कॉग्निटिव, उसकी जहनी सोच कैसी है, कैसे कॉग्निटिव। The first is conative, which is acting, and second is cognitive, which is cognitive or cognitive, and third one is cognitive, and affective, that is feeling from the affection. So these 3 things combine to make behavior. So behavior के ये 3 aspects हैं, cognitive, conative and feeling. तो एक साइकोलॉजिस्ट से तीनों को इकट्ठा करके तो फिर उस बिहेवियर को एनालाइज करता है। अगर उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मन में, अगर जैसे आप स्पिरिचुअल करते हो, तो हम लोग दिमागी बात करके, साइकोथेरेपी देके, काउंसलिंग देके उनके जो मसले हल भी करने की कोशिश करते हैं, अगर कर सकते हैं तो। पहले तो उनको समझते हैं उनकी बीमारी। तो नफ्सियाती का मेन मकसद ही है कि उनकी पूरी शख्सियत को पहचान लेना, पर्सनैलिटी को। और हम एक लाइन में बोलते हैं कि एवरीबडी इज यूनिक इन दिस यूनिवर्स। तो हर एक इंसान यूनिक और स्पेशल होता है, उसके अपने मसाइल हैं, उसके अपने तरीके हैं सुलझाने के। तो ये नफ्सियाती का काम ही ये है कि समझना, ऑब्जर्व करना, फिर उनको समझाना। तो ये मैं तो चाहती हूँ कि हर एक इंसान को साइकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। हो भी रहा है, वैसे वो पढ़ी हो रहा है असल में। हाँ, ये है, चले हम एक तो ये आपका इंटरव्यू है, आपकी ये गुफ्तगू है, हमारा जो प्रोग्राम जो है वो है गुफ्तगू। बात करते हैं, जब हम लोगों की बात करते हैं तो लोग एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे की तबीयत को समझते नहीं है, और इसमें घरेलू मसाइल भी पैदा होते हैं इन बातों से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। घरेलू जो मुश्किलात हैं, घरेलू जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उन मसाइल की वजह से कई बड़े बड़े गैप, रिश्तों में बड़े बड़े गैप आ जाते हैं, क्योंकि हम समझते नहीं दूसरे बंदे की बिहेवियर को, समझते नहीं, उसकी मुश्किल को समझते नहीं है। हम चूंकि अपना जो कमांड देना चाहते हैं कि नहीं जी मैं जो कह रहा हूँ वही ठीक है, लेकिन ये मसला बड़ा ज्यादा है। हम कलमकार इंटरनेशनल का मकसद भी यही है कि हम लोगों को अंदर को नॉर्मेलिटीज पैदा करें कि लोग जो हैं वो एक दूसरे को समझ सकें। एटलीस्ट आप जिस नहज पे जा रहे हैं, मैं आपको समझ नहीं रहा, और मैं चाहता हूं कि जैसे मैं काम करना चाहता हूं, ये जो जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे आप भी सोचें, तो ऐसा नहीं है। जो खुदा की जात है या ऊपर वाला है, उन्होंने बड़ा तनव्वे
हर इंसान जो है वो मुख्तलिफ नौ का, एक मुख्तलिफ किस्म की पूरी शख्सियत है, पूरी कायनात है। एक बंदा जो है उसके अंदर सोच भी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी है, उसके अंदर उसके पसंद और नापसंद भी है। तो कई चीजें हैं जो हम समझते नहीं है। अच्छा, मैं एक और बात भी, जो ना बड़ा गहरा ताल्लुक है दोनों बातों का, जिंदगी का और शायरी का, क्योंकि शायर जो है वो वैसे ही बड़ा हसास होता है। हर बंदा जो है वो हम कहते हैं कि बंदा जो है वो, शायर जो है वो कभी तन्हा नहीं होता, ख्यालात उसके आगे पीछे होते हैं, एक ख्यालात की अंजुमन उसके पीछे होती है, वो कभी भी तन्हा नहीं होता। लेकिन एक और बात भी है कि कई लोग जो है वो इसको, एक या तो शायर होते हैं, ये शायर नहीं होते। आपने इसको, जिंदगी को और शायरी को कैसे पाया आपस में? क्योंकि इंसान तो हम इंसान है, और फिर हमें समझ आती है कि क्या करना है। एक चीज को देखता है वाकया, सारे लोग देखते हैं, हम जरा उसको फर्क तरीके से देखते हैं। जी हाँ, मुझे तो आपने जैसे अभी बात की कि शायर हसास होते हैं, तो मैं एक यही वर्ड बोलूंगी कि हसास होते हैं। तो हम लोग जो शायर बनते हैं चाहे नहीं बनते, जो मैंने अपने बारे में कहा है, तो मैं हर एक चीज को बहुत बारीकी से महसूस करती थी। मतलब इतना कि कोई घर में नाराजगी है, कोई खुशी है, अगर किसी ने नहीं भी बताया तो मुझे पता चल जाता था, जब बहुत ही छोटी थी तब तक। मतलब मुझे इतनी चीजें मुतासिर करती थी जो आम लोगों को शायद ना करती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये एक वजह हो सकती है शायरी की तरफ जाने की, कि मैं हर चीज को बहुत महसूस करती थी। जी। और एक, अगर मैं उसको जज्बात को और हम चीजें ऐसे करते थे, लिख देते थे। तो लिखना और अपने ब्याज में या शायरी कब शायरी कन्वर्ट हुई ये तो मुझे, तो ये एक हसास की कीमत है। हम साथ जी हो सकते हैं या जज्बाती हो सकते हैं, ये तीन चीजें। जी बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपका मैं जी इसी हवाले से इसी जिंदगी के हवाले से मैं चाहता हूं कि इसी के हवाले से हसासियत या एहसास, हसास और एहसास में मैं समझता हूं कि फर्क नहीं है, बड़ा फर्क तो है, लेकिन एहसास होगा तो हम हसास होंगे, या अगर किसी के साथ एहसास ही नहीं होगा तो वो फिर हमें जो वो जितना हम हसास जितने मर्जी होंगे वो हम पे असर नहीं करेंगे। तो आप थोड़ा सा हमें जिंदगी के हवाले से कोई, अगर आपके पास कोई अपना कलाम है तो जरूर हमारे नाज़रीन को पेश कीजिएगा। और जी तो मैं तो एक छोटा सा, मैंने पहले बहुत इब्तदाई सालों में मैंने ये लिखा था कुछ, जब मुझे लगा कि मैंने लिखना शुरू किया और मैंने कलम हाथ में पकड़ी, तो कलम के हवाले से मैंने लिखा। जी तो जी अर्ज करती हूँ, जी। हाथ में गर्जे कलम ना होता, जाने कैसे कटती रात। वाह जिंदगी के वाह हवाले से कह रही हूँ। हाथ में गर्जे कलम ना होता, जाने कैसे कटती रात। हर फगर जुम्बिश न लेते, जाने कैसे खुलती बात। वाह। हर फगर जुम्बिश न लेते, जाने कैसे खुलती बात। पढ़कर मेरे नगमों को तुम मेरी कहानी जाने हो, वरना लाखों बार कही थी इन नजरों ने दिल की बात। वरना वाह वाह, लाखों बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। ये कलम तो बहुत जरूरी था, क्योंकि कलम होता है तो हम जिंदगी को अपने ढंग से बसर कर सकते हैं। ये जो गुजर रही है जिंदगी, ये कलम एक बहुत बड़ी चीज है, कलमकार के लिए भी और ऑफ कोर्स माशरे के लिए भी, क्योंकि हम तब्दीली ले आते हैं उनके जहन में। हाँ, यही मेरा सवाल था पहले, यही मेरी ताकिब तरह, ये क्यों जो शायर है, अदीब है, मुसन्निफ है या फिक्शन नगार है, वो माशरे की सिमतों को क्या कहते हैं उसको, वो बांधता है या उनको पाबंद करता है,
और वो लोगों को फॉर्म करता है, लोग नई जिहतें बनाता है, या लोगों को सुधारता भी है और लोगों के अंदर एहसास भी पैदा करता है। तो ये कैसा ये ताल्लुक है शायरी का और माशरे का, और ये सारा चूंकि मतलब कैसे असर अंदाज होता है, असर अंदाज होती है शायरी हमारी माशरे पर? ठीक है, हमें हर चीज बहुत मुतासिर करती है। मैंने जब लिखना भी शुरू किया तो मैंने बड़े बड़े शायरों के कलाम सुने और सुनती थी मैं बज़्म और महफिल और बहुत ज्यादा टीवी पे, रेडियो पे, तो उससे हम बहुत मुतासिर होते थे। और वो जो बात हम बहुत सारे लफ्जों में नहीं कह सकते, लेकिन वो जो कोई शायर है वो 2 लाइनों में ही बता देता है। तो एक तो जो हमारा संदेश है ये एकदम से पहुंच जाता है कि लोगों को तो लिखना भी मुतासिर करता है। और उसी वजह से मैंने जैसे अपनी जिंदगी का एक मोड़ देखा जहाँ पे मुझे काफी मुश्किल आई, और कि मैं शेयर को फॉलो करूंगी, तो मैं वो शेयर हूँ कि बालुत्फ जिया जाए, है जिंदगी गलती हूँ कि मैं जो अपनी शायरी लिखती थी, तजुर्बाती थी, तो मैंने एक शेर लिखा था जब मुझे बहुत बीमार थी और मुझे बहुत लगा कि बस अब कुछ नहीं, अब जिंदगी का जैसे अंतिम पड़ाव आ गया है। तो वो उस मरहले पे मैंने सोचा कि ऐसे उदास हो के मरने का कोई फायदा नहीं, तो मैंने एक शेर लिखा था, वो आप जी 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 जरूर जरूर बोलती हूँ। तो है जिंदगी गर दिलकश बालुत्फ जिया जाए, है जिंदगी गर दिलचस्प दिलकश बालुत्फ जिया जाए। वाह। हाँ, मरना भी है तो क्यों ना सलीके से मरा जाए। वाह वाह वाह, मरना भी है तो क्यों ना सलीके से मरा जाए। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब। तो मरना है तो क्यों ना सलीके से मरा जाए। तो सलीके से मरना क्या हुआ? शहादत देना, या लोग याद रखे, या कुछ नाम लिख के जाना, यही सलीके से मरना होता है। और मुझे लगता है जो भी शायर होते हैं या लिखारी या कलमकार होते हैं, वो सभी सलीके से मरते हैं, क्योंकि अपनी वो छोड़ जाते हैं पीछे जो जो उन्होंने लिखा होता है। तो हर टाइम लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के मनों में जो पढ़ते हैं उनको, चले भी जाते हैं फिर भी उनके नकुश यहीं पे रह जाते हैं। जी, तो ये मैं चाहता हूँ और मेरे जो नाजरीन हैं डेफिनेटली वो चाहेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी अदबी लोग हैं वो सारे शोरा हैं, शोरा हजरात हैं। बहुत शुक्रिया। मैं अपनी शायरी को इसरार की शायरी कहती हूँ कि मुझसे जो कलम है खुद ब खुद लिखवा लेती है बज़ब्तों के, चाहे मैं लिखना भी नहीं चाहती, वो इतना इसरार करती है कि मेरे को लिखना ही पड़ता है। तो मेरी शायरी में बहुत से रंग है, सूफियाना भी है, रुमानी भी है, हिज्र का भी, वस्ल का भी, सारे रंग जिसमें भी होते हैं। तो एक मैं आपसे साझा करती हूँ, नजरे खुदा। तो मैं वो आपसे करती हूँ जो सूफियाना, वो मेरे जो अभी किताब नई पब्लिश हुई है, उस छठी किताब है, वो उर्दू स्क्रिप्ट में है, तो उसी में से पहली नज़्म है, तो मैं आपसे आपको सुनाती हूँ। प्यार का हर फर्क उसके नाम जिसने लफ्जों को रोशनाई दी। वाह। प्यार का हर फर्क उसके नाम जिसने लफ्जों को रोशनाई दी, बख्शी तन्हाइयों को रौन के बज़्म, बख्शी तन्हाइयों को रौन के बज़्म, आंखों को नूर की बधाई दी। माहो अंजुम सजा के रातों में, माहो अंजुम सजा के रातों में मेरे ख्वाबों को खुश नुमाई दी। वाह वाह वाह। देखे 2 लम्हे अदब के ए गुल, मुझको 2 जहान की खुदाई दी। देखे 2 लम्हे अदब के ए गुल, मुझको 2 जहान की खुदाई दी। तो ये नजरे खुदा था। तो फिर मैं एक गजल के चंद मिसरे आपसे जी 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 शेयर करें जरूर। अर्ज करती हूँ। सुर्ख से आरिज़ हो गए हिजाब में, सुर्ख से आरिज़ हो गए हिजाब में, जाने क्या कह दिया था तूने ख्वाब में। जाने क्या कह दिया था तूने ख्वाब में, सदफ के पानी से
हो गए तुम मुतमईन, सदफ के पानी से हो गए तुम मुतमईन, तशना लब रह गए हम बहते आब में, तशना लब रह गए हम बहते आब में, बहते आब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा मिसरा। शुक्रिया। भेजे थे हमने नर्म शगुफे बतौर नजर, भेजे थे हमने नर्म शगुफे बतौर नजर, आए हैं चंद खुश्क से पत्ते जवाब में। वाह वाह, आए हैं चंद खुश्क से पत्ते जवाब में, तो गैर की बाहों में सो गए तुम बेखबर, तमाम शब जलते रहे हम इताब में, तमाम शब जलते रहे हम इताब में। तो अर्ज करती हूँ, मैं दम बखुद हूँ देखकर क्यों इत्तेफाक से, मैं दम बखुद हूँ देखकर क्यों इत्तेफाक से, तस्वीर मिल गई है तुम्हारी किताब में। वाह वाह वाह, गई है तुम्हारी किताब में, तुम्हारी किताब। तो ये गौर कीजिएगा शेर पे, दे दी निजात कतरे को दरिया में डाल के, दे दी निजात कतरे को दरिया में डाल के, दरिया से कह दिया कि रहो इस शराब में, दरिया से वाह 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 वाह, रहो इस, बहुत अच्छे, बहुत खूब, शुक्रिया। क्या बात, क्या बात। कतरे को दरिया में डाल के दरिया से कह दिया कि रहो इस शराब में। और मक्ता अर्ज कर रही हूँ, मौसम है सोगवार फजा भी है अश्करेज, मौसम है सोगवार फजा भी है अश्करेज, गुलाया है जलजला कोई चनाब में, गुलाया है कोई जलजला कोई चनाब में, कोई चनाब में। सुर्ख से आरज हो गई हिजाब में, जाने क्या कह दिया था तूने ख्वाब में।